ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया फिर एक नया सेशन लेके इसके झांसर का साइंस प्रैक्टिस सेट 22 लेके आ गया हूं। चलिए अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 21 तक नहीं देखा है तो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये रेलवे समान विज्ञान प्रैक्टिस सेट ये रियल में बहुत ज़बरदस्त इसमें क्वेश्चन का संग्रह है। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके और घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन ना लगने दें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा जगह कोई एक कोना में दूसरा कोई लड़का पढ़ता होगा तो आपसे अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके। अब देखिए मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड, यानी जब गिरते हुए पिंड की बात की गई है यानी कि ऊपर से गिरेगा। जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम जी मान लेते हैं यानी कि प्लस जी, यानी जी होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। और दूरी की बात की गई है कि दूरी, तो यहाँ पे हम दूरी का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन ये कब होता है, जब हॉरिजॉन्टल की बात की जाए। अगर यहाँ पे वर्टिकल की बात की गई है यानी ऊपर से नीचे की, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी सिर्फ a की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, g को रिप्लेस कर देते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए दूरी किसके समानुपाती है, आप देखिएगा तो यहाँ पे इनिशियल वेग जो होता है वो जीरो होता है, तो ये आपका तो जीरो हो जाएगा। अब आपके क्या बच गया, हाफ जी टी स्क्वायर, यही बच गया, यानी कि है एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ये बच गया। तो किसके समानुपाती होगी, तो समय के वर्ग के समानुपाती होगी। तो क्या हो जाएगा, गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब ऊपर से नीचे गिरता है तो हम त्वरण को प्लस जी में लेते हैं, बात को यहाँ समझ लीजिएगा। और जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो वहाँ ए बराबर माइनस जी लेते हैं, बात को समझिएगा, कंसेप्ट यही है। और सारा फॉर्मूला वही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ए बराबर माइनस जी हो जाएगा तो नीचे से ऊपर फेंकने वाला का त्वरण फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकल्प में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है। किसको समझाया नहीं गया ये बताना है कि वह बल जो हमें धरती से बांध के रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भट्टा। देखिए ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति सार्वभौमिक जो है वो नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। चारों ओर जो सूर्य की गति है इसे नहीं समझाया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ग्रह के नियम की बात की जाए तो केपलर साहब ने ग्रह का नियम दिया था, ठीक है। ग्रह में 3 नियम चलते हैं, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण का नियम, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो कोणीय वेग क्या होता है, तो कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बट्टा समय अंतराल, यही होता है। क्या होता है, तो कोणीय वेग को हम रेडियन पर सेकेंड में व्यक्त करते हैं। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है और एन बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दबाव को डैश से मापा जाता है। तो दबाव को किस से मापा जाता है, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। क्योंकि दाब क्या होता है, प्रेशर होता है कि फोर्स बट्टा एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बट्टा एरिया। तो दबाव को कैसे मापते हैं, बल एवं क्षेत्रफल के, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए हैं, परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, दोनों का समान ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा। देखिए, दोनों को अगर एक खोखला है, एक ये है ठोस है, जब इन दोनों को एक साथ एक समान ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों गोला क्या हो जाएंगे, समान फैलेंगे। ठीक है, क्या फैलेंगे, जब दोनों गोला को मान लीजिए एक ठोस है, एक ये पूरा ठोस है, मान लीजिए ये लोहे का पूरा ठोस है और ये पाइप की तरह है, खोखला वही ना हो गया, खोखला हो गया यानी कि पाइप। अब इन दोनों को हीट करेंगे तो ये क्या होंगे, दोनों समान इसमें क्या करेंगे, फैलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों समान फैलेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, ये किस कारण से होता है जानते हैं क्या, जैसे ऊपर जम जाता है नीचे जले रहता है, ऊपर बर्फ जम जाता है और नीचे जल रहता है, यही पूछा गया है। यानी कि आप जानते होंगे कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है, जल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। जब ऊपर वाला 4 डिग्री हो जाता है, नीचे वाला कम रहता है, तो क्या हो जाता है वो, तो ऑप्शन सी हमारा जल की सघन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि जो मिट्टी होता है उसके बने घड़े में जल जो है ठंडा हो जाता है, क्योंकि घड़े में देखिए छिद्र हल्का हल्का होता है, वो जल बाहर आकर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है, जल जो है बाहर आकर वाष्पित हो जाता है, इसी के कारण वो जल ठंडा रहता है। तो घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में एक भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बट्टा प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक हो जाता है। अगला देखते हैं किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो किस ताप पर हो सकता है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका हो सकता है। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हम जैसे निकालते हैं C-0 बट्टा 100 - 0 बराबर K-273 बट्टा 373 - 273, अगर फ़ॉरेनहाइट में निकालना है तो F-32 बट्टा 212 - 32। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व जो निर्भर करता है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई देती है। ठीक है, तो ध्वनि किस पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या बट्टा 2 होती है, जहाँ आर अगर 20 दिया है तो एफ क्या हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो परमाणु सबसे ज़्यादा किस में होंगे, HNO2, H2SO4 के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2, यानी कि H2SO4 में सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम गैसों के किन 2 गुणों के
मध्य संबंध स्थापित करता है। तो चार्ल्स का नियम जो है वो किस पे दाब और आयतन पे निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। बैंगनी डाई है जिसे किससे निकाला जाता है। तो इसे काई यानी लाइकेन से निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक है। यह पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। और लिटमस को एक प्रकार का रंग है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया। लिटमस जो है वो एक प्रकार का रंग होता है जिसे हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लाइकेन कवक तथा शैवाल का संयुक्त रूप भी होता है। और लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए भी किया जाता है। लिटमस का प्रयोग क्या किया जाता है, अम्ल तथा क्षार के पहचान के लिए भी किया जाता है। अगला देखिए, तीन तत्वों एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 287, 282 और 288 हैं। तो तत्व जेड एक क्या होगा, यानी कि तत्व क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 282 और 288 है। तो जेड एक क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है कि जेड, तत्व जेड यानी कि इसका जो है वो क्या होगा। देखिए 287 की अगर बात करें तो 287 में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 है। और संयोजकता क्या होगी, एक। तो ये हो जाएगा 17 क्लोरीन। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है 288 ये क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 होगी। और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। और संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। तो जो जेड तत्व होगा ये क्या हो जाएगा, ये निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रहती है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है, इसका कारण अत्युच्च इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध के कारण ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पारा न तो आघातवर्ध होता है और न ही तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक में लोहा जो होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट जो होता है लोहे का चुंबकीय अयस्क होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंजकों के प्रयोग के समय इनमें रंगबंधक क्यों मिलाया जाता है। तो रंगबंधक इसलिए मिलाया जाता है ताकि रंगबंधक रंजक को संबंधित पदार्थ की सतह पर शीघ्र एवं अस्थायी रूप से जमाने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रंजक जो होते हैं आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक रंजक जो होते हैं पेड़ों की जड़, पत्ती, तने आदि से मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है टाइटेनियम। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसे वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर टाइटेनियम का अपेक्षित घनत्व की बात की जाए तो 3.49 से लेके 3.59 तक, तथा द्रव्यमान की बात की जाए तो लगभग 2000 सेकेंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह हरा रंग छोड़कर सभी रंग में पाया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है हरा रंग छोड़ के सभी रंगों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो हमारी छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा कितना होता है, तो 4% होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये किया जाता है मेड्यूला द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही नहीं आया है ये। ठीक है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। तो किस जीवाश्म की खोज है, तो ये आपका होमो नलेडी मानव विकास के संबंध में, होमो नलेडी मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी जीवाश्म की खोज है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। होमी नलेडी, जिसे वन मानुष भी कहते हैं, एक ऐसे प्राणी परिवार का नाम है जिनमें कनी परिवार की वे सारी नस्लें शामिल है जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसा हो। ठीक है, उसे ही होमो नलेडी कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे हम कहते हैं एंटोमोपैथोजेनिक। ठीक है, एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कवक होते हैं जो कीड़े के परजीवी के रूप में कार्य करता है और उन्हें मार के खा जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।